and they are contributing with liquid phase. This called vapor pressure. इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। अच्छा बेटा, वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। देखो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवापोरेशन का रेट बढ़ जाएगा और वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। देखो वाटर का जो वेपर प्रेशर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, देखिए वाटर का जो वेपर प्रेशर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 17.5 टार होता है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 23 टार होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अच्छा उसके बाद 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे 55 टार होता है। तो टेम्परेचर देखो बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है और 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे शायद 640 टार होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 760 टार हो जाता है। तो इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ने से जो वेपर प्रेशर वो बढ़ जाता है। तो वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। बेटा जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, ठीक है, तो वेपर प्रेशर हाई होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, बेटा जो लिक्विड वोलेटाइल होते हैं, जो रेडिली एवापोरेट हो जाते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, उनका वेपर प्रेशर हाई होगा। और जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, बेटा जिन लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, जैसे मरकरी है, जैसे ग्लिसरीन है, जैसे हनी है, जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, उन लिक्विड का वेपर प्रेशर लोअर होगा, ठीक है। जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? लोअर होगा। तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की। बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी वेपर प्रेशर लो होगा, जितनी अट्रैक्शन वीकर होगी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अच्छा वेपर प्रेशर डू नॉट डिपेंड, वेपर प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बेटा वेपर प्रेशर जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट। अमाउंट और लिक्विड पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो वेपर प्रेशर जो है लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंड वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करेगा। वेपर प्रेशर do not depend upon surface area. अब लिक्विड और लिक्विड के सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेगा।
अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो इवापोरेशन का रेट ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन का भी ज्यादा हो जाएगा। बेटा अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो इवापोरेशन का रेट ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन का रेट भी ज्यादा हो जाएगा और वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेपर प्रेशर सेम रहेगा। तो वेपर प्रेशर ना तो लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड करता है, लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, कंटेनर के वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है एक तो फोर्स ऑफ रोटेशन पे, अच्छा दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अच्छा वेपर प्रेशर और डिफरेंट लिक्विड्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा आइसोपेंटेन, ये जो लिक्विड दिए गए बुक में उनकी मैं बात कर रहा हूं बेटा। आइसोपेंटेन, आइसो जो पेंटेन है उसका ज्यादा है, उसके बाद है डाईथर ईथर, उसके बाद है क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बाद इथाइल अल्कोहल, जो बेटा बुक में दिए गए मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, और उसके बाद जो है वाटर है, मरकरी है, ग्लिसरीन है। अच्छा देखो ग्लिसरीन का वेपर प्रेशर सबसे लो है और बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसका। द लिक्विड हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट, देखो लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट बेटा हाई है, जो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, exert low vapor pressure, उनका वेपर प्रेशर लो होगा बेटा, उन लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा लो होगा। तो इसका मतलब है कि ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट हाई है तब इसका वेपर प्रेशर लो है, और इसमें वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा किसका है? आइसोपेंटेन का है। इसका मतलब है जो आइसोपेंटेन है बेटा, आइसोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से भी आप वेपर प्रेशर को आप तरतीब दे सकते हैं। तो जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो है उसका वेपर प्रेशर हाई होगा, और जो वाटर है बेटा, वाटर का वेपर प्रेशर लो होता है। बाकी ऑर्गेनिक लिक्विड से, जो बाकी ऑर्गेनिक लिक्विड्स है, इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, एसीटोन है, ठीक है, इनसे, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? लो होगा। और बुक में बेटा डिफरेंट लिक्विड्स के वेपर प्रेशर गिवन भी है। अच्छा इसको देखें, कहता है when the molecules of the liquid leave the open surface, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लीव करते हैं किसको? ओपन सरफेस को। ये मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ,
जो वेपर्स होंगे वो एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि बेसिन जो है ओपन है बेटा। अगर बेसिन ओपन है तो जो वेपर्स बनेंगे वो एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे। अच्छा, अगर क्लोज सिस्टम है, अगर सिस्टम क्या क्लोज है, अच्छा क्लोज सिस्टम में जो वेपर्स होंगे एस्केप नहीं हो पाएंगे। द molecules of liquid, ठीक है, start gathering over the surface. These molecules not only collide with one parts of the container but with the surface of the liquid as well as. इसका मतलब है जब हम लिक्विड को हीट देंगे और क्लोज कंटेनर होगा तो जो वेपर्स बनेंगे एस्केप नहीं हो पाएंगे, हार्ज नहीं हो पाएंगे, आपस में कोलाइड होंगे, कंटेनर के वाल के साथ कोलाइड होंगे और वापस लिक्विड को ज्वाइन कर लेंगे। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपस में भी, वेपर्स जो बनेंगे वो आपस में भी कोलाइड होंगे, कंटेनर के वाल्स के साथ भी कोलाइड होंगे, एनर्जी लूज करेंगे और वापस लिक्विड को ज्वाइन करेंगे, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, वापस जो है वो ज्वाइन करेंगे, किसको? सरफेस ऑफ द लिक्विड को ज्वाइन कर लेंगे। दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो एक एवापोरेशन होगी, दूसरी होती है कंडेंसेशन। टू प्रोसेस एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन कंटिन्यू, और ये कंटिन्यूअसली जारी रहेंगे जब तक इनमें इक्विलिब्रियम नहीं एस्टेब्लिश हो जाती, जब तक इनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाती। और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगी तो रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। बेटा एवापोरेशन का रेट कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, एवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया था, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, एवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट बराबर हो गए। द प्रेशर ऑफ द लिक्विड is the pressure exerted by vapors of the liquid। जो प्रेशर कौन लगाएगा? वेपर्स लगाएंगे। जो लिक्विड है उसके वेपर्स जो होंगे वो प्रेशर लगाएंगे, लिक्विड के जो वेपर्स है वो प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि वो गैस है। इन इक्विलिब्रियम, जब वो इक्विलिब्रियम होंगे किसके साथ? लिक्विड के साथ, एट ए गिवन टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर लो है तो वेपर प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर हाई है तो वेपर प्रेशर हाई होगा। ये भी दोबारा यही बता रहे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग द सरफेस, जो मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ रहे हैं, इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम बैक। सारे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ रहे हैं, जो एवापोरेट हो रहे हैं, उनका रेट किसके बराबर हो जाएगा? कंडेंसेशन के रेट के बराबर हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पर? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। Now molecules which are in the liquid state at any moment may be in the vapor state। इसका मतलब है जो लिक्विड स्टेट में है मॉलिक्यूल्स वो थोड़ी देर के बाद किस में चले जाएंगे? वेपर्स में। और जो वेपर्स स्टेट में है थोड़ी देर के बाद वो लिक्विड में आ जाएंगे, क्योंकि एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों हो रहे हैं बेटा। जो लिक्विड है थोड़ी देर के बाद वही लिक्विड वेपर्स में तब्दील होगा और वही वेपर्स थोड़ी देर के बाद कंडेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट मोमेंट उसमें कंडेंसेशन हो जाती है। The magnitude of the vapor pressure does not depend upon amount of the liquid। बहुत अहम बात है बेटा, लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ना कंटेनर के वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। याद कर लो, जो वेपर प्रेशर ना तो लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड करता है, ना कंटेनर के वॉल्यूम पे। भले कंटेनर बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। नोट कर दो, एवापोरेशन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है बेटा। एवापोरेशन का रेट सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, मगर वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर सरफेस एरिया बड़ा है तो एवापोरेशन ज्यादा होगी तो कंडेंसेशन भी ज्यादा होगी, दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। लार्जर द सरफेस एरिया और
इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, और ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता, ये नोट कर दो। लार्जर द सरफेस एरिया बड़ा है तो लार्जर द रिटर्निंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स की रिटर्निंग भी ज्यादा होगी, जो मॉलिक्यूल जो कंडेंस होंगे वो भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो कंडेंसेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो इवैपोरेशन का रेट बढ़ने से कंडेंसेशन का रेट भी बढ़ेगा, तो वेपर प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको मैंने पहले बता दिया था ये। अब उसके बाद ये कोई चार्ट भी बना हुआ है और कुछ पॉइंट्स इसके अंदर बहुत अहम बात है कि वेपर प्रेशर इज टेम्परेचर। बेटा वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब हम लिक्विड को हीट देते हैं तो एवापोरेशन का अमल फास्ट हो जाता है, एवापोरेशन फास्ट हो जाती है, रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाता है, इसलिए वेपर प्रेशर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की। जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर उतना हाई होगा। द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर वेरीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड। बहुत अहम बात, जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। बेटा लिक्विड कौन सा है? इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल है, वाटर है, ग्लिसरीन है, इसका मतलब है लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है। जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है। अहम बात बेटा ये नोट कर लो, नेचर ऑफ द लिक्विड, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो लिक्विड की नेचर पे, क्योंकि हर लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है, इसका मतलब लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल के साइज पे डिपेंड करता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। आर मोस्ट पैरामीटर्स, बट जो अहम पैरामीटर है which control the vapor pressure of the liquid is the temperature। जो सबसे अहम पैरामीटर वो क्या है? टेम्परेचर, जो वेपर प्रेशर को कंट्रोल करता है। एट एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, बेटा टेम्परेचर हाई है तो वेपर प्रेशर हाई होगा। एलिवेटेड टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी, देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एवोपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा और वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एलिवेटेड का मतलब है हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एनहांस होगी, कैपेबिलिटी टू लीव द सरफेस इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स में जो सरफेस को छोड़ने की सलाहियत वो ज्यादा हो जाएगी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा एवापोरेट होगी, रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाएगा। इट कॉजेस द इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर, जिसके जिससे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा उसके बाद ये ग्राफ दिया गया है जिसके अंदर वाटर का वेपर प्रेशर को बताया गया 0 से 100 तक। 0 से 100 तक बेटा वाटर का वेपर प्रेशर, तो ये बता रहा है कि 4.5 से 9.92 ये चेंज है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है अगर वेपर प्रेशर आप बढ़ाएंगे 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का जो टेम्परेचर वो बढ़ाएंगे 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो वाटर का जो टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं 0 से 10 तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 तक 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर में कोई खातिर खा इजाफा नहीं होता, 4.5 से 9.2 हो जाता है। 4.5 से 9.2, अब ये मेजरमेंट दिया गया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 4.5 और 10 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है? 9.2। तो सिर्फ 5 टार का फर्क पड़ा है इसके अंदर, 5 से भी कम का। देखो 10 डिग्री सेंटीग्रेड शुरुआत वाले में वेपर प्रेशर इतना नहीं बढ़ता जितना लास्ट में बढ़ेगा। लास्ट में जो 90 से 100 है बेटा, लास्ट में जो 90 से 100 में भी 10 का फर्क है। देखो शुरू के 10 डिग्री सेंटीग्रेड 0 से 10, उसमें जो फर्क आया वेपर प्रेशर का सिर्फ 5 टार का है, और आखिर के जो 10 डिग्री है 90 से अगर हम 100 का बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। तो इसका मतलब है वेपर प्रेशर जो था वो लास्ट में जब लिक्विड एवापोरेट होने लग जाता है
लिक्विड एवापोरेट होने देता, लास्ट में जब लिक्विड बॉयल होने से मतलब लिक्विड बॉयल होने लग जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट के करीब जो वेपर प्रेशर में बहुत ज्यादा इजाफा होता है। अच्छा, तो इंक्रीज हुआ 527 से 760 तक, ये इजाफा हुआ 90 से 100 पे। अब ये भी 10 का फर्क है बेटा, 90 से 100 भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है, मगर वेपर प्रेशर में देखो इजाफा कितना हुआ, 527 से 760, बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। लास्ट के मोमेंट्स में जब लिक्विड बॉयल होने लग जाता है, लास्ट के मोमेंट्स में वेपर प्रेशर में बहुत बड़ी तेजी आ जाती है। द डिफरेंस इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस of the different liquids is directly related to their vapor pressure। इसका मतलब है जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं उनमें जो फोर्स रोटेशन में भी फर्क होता है, इसलिए उनके वेपर प्रेशर में भी फर्क होगा। बेटा जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं उनमें फोर्स रोटेशन का फर्क है, इसलिए वेपर प्रेशर में भी डिफरेंस होगा, फर्क आएगा। जब भी मैंने बताया था आइसोपेंटेन या डिफरेंट लिक्विड्स का, ये वाटर का दिया गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 पे, 30 पे, 37 पे, 40 पे, 50 पे। देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर प्रेशर, लोअर इज द वेपर प्रेशर। इंटरमोलिकुलर प्रेशर स्ट्रॉन्गर होगी तो वेपर प्रेशर लो होगा, क्योंकि लिक्विड जल्दी एवापोरेट नहीं होगा, जो लिक्विड होगा वो जल्दी एवापोरेट नहीं होगा, इसलिए वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। इसमें देखो मेजरमेंट ऑफ द वेपर प्रेशर, ये मेजर किया गया वेपर प्रेशर को डिफरेंट लिक्विड्स का और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो देखो आइसोपेंटेन का सबसे ज्यादा है, आइसोपेंटेन का देखो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर देखो कितना है, 580 है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा है इसका। उसके बाद इथाइल ईथर का डाइथर ईथर है, डाइथर ईथर 442, क्लोरोफॉर्म 170, कार्बन टेट्राक्लोराइड 87, इथेनॉल 43, मरकरी 0.012 और ग्लाइसरॉल जो है 0.00016। तो आप देखो ये बेटा वेपर प्रेशर मैंने आपको बेसिक बता दिया था वैल्यू से, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, मगर ये तरतीब सीक्वेंस याद करना है। अगर 4 ऑप्शन आए, मतलब इसमें टेस्ट में भी आ चुका है, 2020 का जो पीएमसी ने टेस्ट दिया था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था, शुरू वाले 4 ऑप्शन ये दिए गए थे, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे कि वेपर प्रेशर जो है वो किसका लोअर है, चार पूछा गया था लोअर वेपर प्रेशर, तो बेटा लोअर पे 4 ऑप्शन में कार्बन टेट्राक्लोराइड का होगा और जो हाई वेपर प्रेशर होगा वो आइसोपेंटेन का होगा। तो वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय मानोमीटर। मानोमीटर के तहत इसको मेजर किया जाता है, मगर वो सिलेबस के अंदर नहीं है, इसको मेजर करने का जो मेथड है, मगर इंस्ट्रूमेंट का नाम याद कर लो। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। अच्छा बेटा, जब लिक्विड को हम हीट देते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि जब लिक्विड को हम हीट देते हैं तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर वो इंक्रीज होता है, वेपर प्रेशर बढ़ता है, और जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़कर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, आउटसाइड प्रेशर के बराबर हो जाता है, सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाता है, या एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है, और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। देखो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड को आप हीट दें और जब लिक्विड का वेपर प्रेशर आउटसाइड प्रेशर के बराबर हो जाए, सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाए,
या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बेटा वो टेम्परेचर है, देखो बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इक्वल टू द आउटसाइड प्रेशर। देखो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid equal to the outside pressure या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या सराउंडिंग प्रेशर। देखो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब लिक्विड को हम हीट देंगे तो बेटा जब लिक्विड को हम हीट देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इवेपोरेशन का मन फास्ट हो जाता है और वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। और वेपर प्रेशर जब इंक्रीज होकर बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए, सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाए या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर बबल्स बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। ये तो वो निशानी है कि लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया और वो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड किस पे करता है, लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है। बेटा जो लिक्विड की नेचर है उस पर बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। हर लिक्विड का अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्स ऑफ रोटेशन पे। देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ रोटेशन पे। अगर फोर्स ऑफ रोटेशन स्ट्रांगर है, जिस लिक्विड में फोर्स ऑफ रोटेशन स्ट्रांगर है तो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जो अभी हमने पढ़ा था ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि इसका वेपर प्रेशर लो है। मतलब वेपर प्रेशर से हमें अंदाजा हो जाएगा कि जिसका वेपर प्रेशर लो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट हाई है और जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लो है उसका मतलब उसके अंदर फोर्स रोटेशन वीक होगी। जैसे लिक्विड में फोर्स रोटेशन वीक होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा और जिसमें फोर्स रोटेशन स्ट्रांगर है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ रोटेशन के। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आउटसाइड प्रेशर पे। बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है आउटसाइड प्रेशर पे। अगर आउटसाइड प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, अगर आउटसाइड प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो समुद्र की लेवल पे, सी लेवल पे बाहर का प्रेशर 760 आर होता है। बेटा सी लेवल पे जो आउटसाइड प्रेशर एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है सी लेवल पे जब बाहर का प्रेशर 760 है, जब बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। देखो जब बाहर का प्रेशर 760 हो या 1 एटमॉस्फेयर उसको हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है क्योंकि बाहर का प्रेशर 760 है या 1 एटमॉस्फेयर है। माउंटेन्स रीजन पे जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पे बाहर का प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। मरी पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 98 और माउंट एवरेस्ट पे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट 69 डिग्री सेंटीग्रेड क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है। अगर बाहर का प्रेशर आप आर्टिफिशियली बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो तो वो बढ़ जाता है आर्टिफिशियली। अगर बाहर का प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, अगर बाहर का प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ऐसे रीजन्स में हाई एल्टीट्यूड के जो रीजन्स होते हैं, जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहां आउटसाइड प्रेशर कम है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा वहां पे, और खाना पकाने में वहां देर लगती है लो बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से। बेटा जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, सबको कहते हैं माउंट एवरेस्ट है या इस तरह के पहाड़ी इलाके जहां पे बाहर का प्रेशर कम है तो वहां पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा
लो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का, और वहां खाना पकाने में देर लगती है लो बॉइलिंग टेम्परेचर की वजह से। एक्चुअली जब हम लिक्विड को हीट देते हैं तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट पर जाकर टेम्परेचर रुक जाता है। देखो बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। जब लिक्विड बॉयल होने लगता है तो बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद आप हीट तो सप्लाई करेंगे मगर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। आप हीट देते रहेंगे, कंटिन्यूसली हीट देते रहेंगे मगर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर जाकर कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो माउंट एवरेस्ट पर अगर खाना पकाएंगे हम तो वहां पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 69 है, तो 69 पर जाकर टेम्परेचर रुक जाएगा। उसके बाद हीट तो देते रहेंगे मगर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। तो जो चीज पक रही है, जिस चीज को हम पका रहे हैं उसको टेम्परेचर मैक्सिमम 69 मिलेगा। 69 से ज्यादा उसको टेम्परेचर मिल ही नहीं पाएगा, तो वो चीज पकेगी नहीं। अगर उसको पकने के लिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तुमको मिलेगा नहीं, टेम्परेचर मैक्सिमम मिलेगा उसको 69 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर रुक जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। 69 पर जाकर टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा, उस पर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो वो चीजें पकेगी नहीं। इसलिए खाना पकाने में देर लगती है। वहां पे प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं, और प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। और कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो अपने रियल बॉइलिंग पॉइंट पर, जो उनके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, उसको वो डिकम्पोज हो जाते हैं। देखो कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो उनका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, उन पर वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उनको डिस्टिल किया जाता है लो टेम्परेचर पे अंडर रिड्यूस प्रेशर। जैसे ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 290 है। बेटा ग्लिसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 290 है, अभी मैं पढ़ा रहा था वो ग्लिसरीन 290 डिग्री सेंटीग्रेड का बॉइलिंग पॉइंट है जब बाहर का प्रेशर 760 हो, मतलब ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन का ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। अगर कोई पूछे ग्लिसरीन का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो 290 है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे 760 आरपी, मगर ये 760 पर ये डिकम्पोज हो जाता है, 290 पे ये डिकम्पोज हो जाता है। 290 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लिसरीन डिकम्पोज हो जाता है, तो ग्लिसरीन को डिस्टिल किया जाता है रिड्यूस प्रेशर पे। ग्लिसरीन को हम डिस्टिल करते हैं 50 टार पे। प्रेशर को रिड्यूस करने से बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। बेटा प्रेशर को रिड्यूस करने से बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है। जब ग्लिसरीन को आप डिस्टिल करेंगे 50 टार पे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 210। देखो ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 210 होगा, और 210 पर वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो इसका मतलब है ऐसे लिक्विड्स जो अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं। देखो ऐसे लिक्विड जो अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज हो जाते हैं तो उनको हम डिस्टिल करते हैं रिड्यूस प्रेशर पे। उस डिस्टिलेशन को हम कहते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। रिड्यूस प्रेशर उसको डिस्टिल करते हैं, और रिड्यूस प्रेशर पे उनका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस बॉइलिंग पॉइंट पर वो डिकम्पोज नहीं होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट पर वो डिकम्पोज नहीं होगा। तो देखो बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो है नेचुरल लिक्विड एंड फोर्स ऑफ रोटेशन। किस पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स ऑफ रोटेशन के है। जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ रोटेशन होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आउटसाइड प्रेशर के। जितना आउटसाइड प्रेशर ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। जितना आउटसाइड प्रेशर कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इम्प्यूरिटीज इन द लिक्विड। बेटा लिक्विड के अंदर इम्प्यूरिटीज, जो लिक्विड के अंदर इम्प्यूरिटीज है वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती है। देखो
इम्प्यूरिटीज, जिस तरह सपोज करते हैं नमक को पानी का ड्रॉप ऐड कर दें, नमक है उसको अगर पानी का ड्रॉप ऐड करेंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये इम्प्यूरिटीज हैं। अगर किसी लिक्विड की प्योरिटी को चेक करना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट को चेक करें। किसी लिक्विड की अगर प्योरिटी चेक करना चाहते हैं उसको बॉइलिंग पॉइंट को चेक करें। अगर वो एग्जैक्ट टेंपरेचर पे बॉइल हो रहा है तो उसका मतलब वो प्योर लिक्विड है। अगर एग्जैक्ट टेंपरेचर पे बॉइल नहीं हो रहा है तो उसका मतलब उसके अंदर इम्प्यूरिटीज है। तो जो साल्ट इम्प्यूरिटीज होती है बेटा, जो साल्ट वाली इम्प्यूरिटीज होती है वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देती हैं। अगर साल्ट वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गया है तो वो बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। जितना साल्ट का अमाउंट ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बेटा जितना साल्ट का अमाउंट होगा ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी प्रॉपर्टी है। मगर मैं बता दूं ये प्योर लिक्विड, अगर उसके अंदर इम्प्यूरिटीज मिक्स हैं बेटा, इम्प्यूरिटीज मिक्स हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा हो जाएगा इम्प्यूरिटीज की वजह से। देखो बेटा, साल्ट को अगर पानी के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो साल्ट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, साल्ट के मोल जितने ज्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा होगा। एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं, इलेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये मैं बता दूं सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि सॉल्यूशन जो बनता है जिसमें हम साल्ट को डिजॉल्व कर देते हैं और वो साल्ट क्या करता है, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। लिक्विड हीटेड, जब लिक्विड का हीट देंगे तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब लिक्विड को हीट देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। और एक ऐसा स्टेज आता है जब वेपर प्रेशर जो है वो बराबर हो जाता है किसके, एक्सटर्नल प्रेशर के, आउटसाइड प्रेशर के बराबर हो जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा स्टेज आएगा जो वेपर प्रेशर आउटसाइड प्रेशर के बराबर हो जाएगा। This temperature is called boiling point. इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा और जिसमें क्या होते हैं, बबल्स बनते हैं which are formed in the interior of the liquid। जो लिक्विड के इंटीरियर उसके अंदर बबल्स बन जाते हैं और वो सरफेस पे आ जाते हैं और सरफेस पे आकर टूट जाते हैं, ठीक है। ग्रेटर इंटरनल प्रेशर, उनका जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब वो जो इंटीरियर में जो बबल्स बनते हैं वो सरफेस पे आते हैं, उनका प्रेशर ज्यादा होता है, सरफेस पे आते हैं और उसके बाद जो होता है वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ये निशानी है कि लिक्विड बॉयल हो रहा है। दिस थिंग मेक द bubbles to come out of the liquid and burst upon the surface of the liquid। मतलब जो लिक्विड के बबल्स बनते हैं वो इंटीरियर में बनते हैं, उसके बाद सरफेस पर आकर वो टूट जाते हैं। तो ये निशानी है कि लिक्विड बॉयल हो रहा है, ये निशानी है कि लिक्विड बॉयल हो रहा है। इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। When liquid is heated, the kinetic energy of the molecules increases। जब लिक्विड को हीट देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेस, टेम्परेचर भी बढ़ेगा।
boiling point, kinetic energy of the molecule becomes maximum. Kinetic energy maximum तो temperature भी maximum. देखो बॉइलिंग पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो टेम्परेचर भी मैक्सिमम हो जाता है या टेम्परेचर जाकर रुक जाता है और फर्दर हीटिंग से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बेटा फर्दर हीटिंग से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब है एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर मेन कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा और जबकि हीट तो आप कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हैं बेटा हीट तो मुसलसल सप्लाई कर रहे हैं आप लोग मगर टेम्परेचर में इजाफा नहीं होगा और जो हीट होगी यूटिलाइज होगी किसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कमजोर करने के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए लिक्विड को एवापोरेट करने के लिए इस्तेमाल होगी इसका मतलब वो बात जो हीट आप सप्लाई करेंगे वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी मगर जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स और रोटेशन इसको तोड़ेगी और लिक्विड को एवापोरेट करेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी करने में और लिक्विड को गैस में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होगी या वेपर्स में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होगी द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 mole of liquid at boiling point is called molar heat of vaporization तो ये है कि अमाउंट ऑफ हीट का अमाउंट जो चाहिए लिक्विड के 1 मोल को एवापोरेट करने के लिए एट बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर जो लिक्विड का 1 मोल है उसको वेपर्स में तब्दील करने के लिए जितने भी हीट चाहिए उसको कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब है 1 मोल जो लिक्विड है उसको वेपर्स में तब्दील करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट पर जितनी भी हीट चाहिए उस हीट को हम कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन और मोलर हीट ऑफ वेपोरेशन भी डिपेंड करती है किस पे फोर्स ऑफ रोटेशन जितनी फोर्स ऑफ रोटेशन स्ट्रॉन्गर होगी तो मोलर हीट ऑफ वेपोरेशन ज्यादा होगी तो वाटर की भी मोलर हीट ऑफ वेपोरेशन ज्यादा है क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी वजह से उसकी मोलर हीट ऑफ वेपोरेशन ज्यादा होती है द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 40.6 किलोजूल पर मोल मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है वाटर की 40.6 किलोजूल पर मोल इसका मतलब है वाटर के 1 मोल को वेपर्स में तब्दील करने के लिए कितनी हीट चाहिए 40.6 चाहिए अच्छा कुछ लिक्विड जो बॉइलिंग पॉइंट दिए गए ये अहम है इनमें देखो एसिटिक एसिड का 118 ये टेस्ट में आ चुका है बेटा एसिटिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है 118 है अच्छा एसिड उनका 56 है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़कर आए थे एसिटिक एसिड का भी पढ़ा था एसिड का भी पढ़ा था एनिलीन का एनिलीन C6H5 NH2 CH3 COCH3 एसीटोन एसिटिक एसिड CH3 सिल्वरेशन कार्बन डाइसल्फाइड CH2 अच्छा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इथेनॉल C2H5OH तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना 76 इथेनॉल का कितना 78 नेफ्थलीन 218 बेटा नेफ्थलीन C10 H8 फिनोल C6H5OH और वाटर का 100 तो बेटा ये डिफरेंट लिक्विड्स हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट आपको याद करने होंगे किसी भी लिक्विड का पूछ सकते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है अब देखो बेटा ये डिफरेंट लिक्विड्स हैं जिनके
वेपर प्रेशर आपको दिए गए हैं। वेपर प्रेशर देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, डायरेक्ट ईथर का 200 है तकरीबन, मतलब 200 से स्टार्ट हो रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका 200 होगा वेपर प्रेशर, और 34.6 पे ये बॉयल हो जाएगा ईथर अल्कोहल का। 78 पे ये बॉयल हो रहा है। वाटर का देखो 100 पे बॉयल हो रहा है वाटर, और इथाइल ग्लाइकोल का देखो बहुत ही कम है। तो अब देखो वेपर प्रेशर ज्यादा है किसका, डाइथाइल का है, उसके बाद इथाइल अल्कोहल है, उसके बाद वाटर, उसके बाद इथाइल ग्लाइकोल का कम है। The variation of the vapor pressure of water, ethyl alcohol, ethylene glycol, ethylene glycol का अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, ethylene glycol 1 इथेन डाइओल है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके बाद डाइथाइल में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। अब इन सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ethylene glycol के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इन तीनों का देखो वेपर प्रेशर लोअर है, जबकि डाइथाइल ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। डाइथाइल ईथर में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उसका वेपर प्रेशर देखो हाई है। तो टेंपरेचर शो करता है बॉइलिंग पॉइंट को, द वेपर प्रेशर, ठीक है, x इक्वल टू 76 स्टार एट सी लेवल। बेटा बाहर का प्रेशर नॉर्मल तो यही है, बाहर का जो प्रेशर नॉर्मल तो 760 होता है, ठीक है। तो ये कर बता रही है वाटर का जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर प्रेशर है वो 4.8 है, वाटर का कितना है 4.8 है, और डाइथाइल का राउंड अबाउट 200 है। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है इतना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का वेपर प्रेशर 4.8 कम है और डाइथाइल का बहुत हाई 200 है, क्योंकि फोर्स रोटेशन वीकर है इसके अंदर, डाइथाइल के अंदर, इसलिए इसका वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी 200 के राउंड अबाउट है, 200 के राउंड अबाउट है। डिफरेंस है फोर्स रोटेशन का। और ये बता रहे हैं कि वाटर के अंदर जो फोर्स रोटेशन है वो क्या है, स्ट्रांग है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, और इसलिए देखो इसकी कर्व इस तरह आ रही है, और डाइथाइल की कर्व देखो 0 डिग्री से 200 है। अच्छा, वेपर प्रेशर इंक्रीज रैपिडली इन लिक्विड क्लोजर टू द बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये आपको मैंने पहले बता दिया था, उसमें भी हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर के अंदर भी, जब लिक्विड बॉयल होने लग जाता है ना, बॉयल होने के करीब आता है तो वेपर प्रेशर में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। जब लिक्विड बॉयल होने के करीब आता है, बॉइलिंग पॉइंट के क्लोज वेपर प्रेशर में बहुत इजाफा हो जाता है। तो बेटा पेजेस भी खत्म हो गए और टाइम भी खत्म हो गया। अब आपकी बायो की क्लास होगी, और बाकी जो पीएमडीसी या पीएमसी का मसला है वो, क्योंकि कल से तो आपके पेपर शुरू हैं, जो मेरे पास बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर भी कल से स्टार्ट हैं, तो फिर पेपर्स के हवाले से कुछ